वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए, और सब्जेक्ट होगा आपका इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले पेपर 1 अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र हम डिस्कस कर चुके हैं। उस पर उसके 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो चुकी है। उस पर आपका काफ़ी प्यार दुलार आया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। या नेक्स्ट उसका है पेपर 2 के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। मतलब कि पेपर 2 का मतलब सीधा सा होता है द्वितीय प्रश्न पत्र। तो पेपर 2 द्वितीय प्रश्न पत्र, उसका नाम क्या है? प्रश्न यहाँ उठता है तो उसका नाम है भारतीय आर्थिक समस्याएं। क्या समस्याएं? भारत में, भारतीय मतलब भारत में, आर्थिक मतलब जो कि अर्थशास्त्र से संबंध रखती होंगी वैसी समस्याएं, मतलब प्रॉब्लम्स, मतलब इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में ओवरऑल हमको जानना है। इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक सीरीज चल रही 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। हर विषय वस्तु से संबंधित आपको यहाँ पर 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मिल जाती है। उसी के संदर्भ में बात करेंगे। तो वह उसी सीरीज़ का यह अगला हिस्सा है, अगली कड़ी है, जिसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और उसी के साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में आप देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, और लिखित में आपका लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न भी शामिल होते हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमको चर्चा करनी होती है। ओके, तो उसके अंतर्गत हम लिखित और जो है लिखित में आपका लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को समाहित करते हैं। 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, इससे संबंधित बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं उससे संबंधित आप वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको बीए की तैयारी सुचारू रूप से करनी है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आसानी से हमारी सदस्यता ग्रहण करके अपनी तैयारी को एक प्रकार से नवीनता की दृष्टि से नवाचार की ओर ले जा सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप लोग जुड़े रहें और वीडियो को एकदम लास्ट तक देखने का प्रयास करेंगे ताकि सारे मुद्दे आपके क्लियर हो जाएं। जो 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पिछले 5 सालों के अंतर्गत, पिछले 5 वर्षों के अगर आप प्रश्न पत्रों को उठा करके देखेंगे तो उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब उनमें इस टॉपिक से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे आपकी परीक्षा बहुविकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव हो रही हो, चाहे आपकी परीक्षा लिखित मतलब कि लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, अति लघुत्तरीय फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा रहे हों, किसी भी तरीके का पेपर हो, इन्हीं 14 टॉपिक्स को पढ़ करके आप जाएंगे, लगभग 80% से अधिक नंबर ला सकते हैं अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया एक एक मुद्दे को। तो और ध्यान होगा आपको, मैं इन 14 टॉपिक्स पर वीडियो बनाने का भी प्रयास करूंगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके अच्छी से अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। आगे देखिए, और जो व्यक्ति जो है एक प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं कंपटीशन की, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, इसी प्रकार से अन्य परीक्षा की तैयारी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी की, यूपीएसआई की, पुलिस की, तो आप लोग जो है एक चैनल नया क्रिएट करूंगा, तो उसकी जल्द ही मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके वहाँ पर जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से जारी रख सकते हैं। ओके, बात करते हैं हम आज के वीडियो के अंतर्गत क्या करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम एक बार सिनेरियो आपको दे दें क्या क्या बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसकी प्रकृति कैसी है, मतलब कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसका नेचर कैसा और उसकी संरचना कैसी, मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है, उसको समझेंगे। उसी के साथ साथ उसको समझते हुए भारत में जो आर्थिक नियोजन होता है, आखिरकार नियोजन का क्या मतलब होता है, आर्थिक जो शब्द लगा है उसका क्या मतलब होता है, इसको जानते हुए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट आता है आपका गरीबी एवं बेरोजगारी, इसको जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कृषि के बारे में जानेंगे। कृषि क्या होती है, जिसको अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहा जाता है, इसको लेकर के एक प्रकार से अलग आप जैसे बीएससी आप एग्रीकल्चर से करते हैं तो कहीं ना कहीं कृषि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आपकी भूमिका निभाएगा। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है कृषि है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है भारत, और लगभग यहाँ पर जो है अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही आश्रित है। तो ऐसे में कृषि को पढ़ना भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ हम सहकारी कृषि पर भी अपना फोकस केंद्रित करेंगे। सहकारी कृषि क्या होती है इसको जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं और तुरंत हम कृषि क्रांतियों पर पहुंचते हैं। व्हाट डू यू मीन कृषि क्रांति, मतलब कि कृषि क्रांति क्या होती है, एग्रीकल्चर जो है रेवोल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसके मतलब होता है जब किसी, अभी बताएंगे इसको नेक्स्ट जो है, जैसे हम अभी एक जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। कृषि
क्रांति क्या होती है और साथ ही साथ कृषि कीमत नीति क्या होती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वहीं जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, कृषि की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जब बात करें किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप देखते होंगे अगर किसी में कोई कार्य आप करने लगते हैं तो उसके बाद में कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। तो उन्हीं समस्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कृषि प्रधान देश है इंडिया और भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है कृषि, तो उसकी कुछ समस्याएं भी होंगी। उन समस्याओं को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे और ग्रामीण विकास कार्यक्रम को देखेंगे। ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या होता है? ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हम बहुत सारे जो तमाम सारी चीज़ें योजनाएं होती हैं उनको जानते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसी के बाद में आगे बढ़ते हुए तो कार्यक्रम क्या क्या हुए हैं कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रामीण गाँव के विकास के लिए क्या क्या चीज़ें हुई हैं उनको जानते हुए हम बात करते हैं। जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उद्योग, क्योंकि सारी की सारी जनसंख्या कृषि पर तो आश्रित नहीं है। ऐसे में क्या होगा, कुछ उद्योग के क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे, कुछ सेवा क्षेत्र। अब उद्योग क्या होते हैं और सेवा क्षेत्र क्या होते हैं, इन दोनों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, हम कृषि विपणन के देखते हैं क्या होता है। कृषि विपणन जो है एक प्रकार से क्या होता है, इसी के साथ साथ हम कृषि कानून जो अभी जिस पर विवाद हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बताने का प्रयास करेंगे। वैसे कृषि कानून के लिए आप नेट पर बहुत सारी वीडियोज़ पढ़ी हैं, उसको देख सकते हैं। हालांकि इसको किसी दिन विस्तार से लगभग 2 घंटे का टॉपिक है, इस पर चर्चा कर लेंगे, आगे समझते हैं। उसके साथ ही साथ आप चूंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और जब बात अर्थशास्त्र की होती है तो एक प्रकार से यह स्थिर विषय वस्तु नहीं है। और जब स्थिर विषय वस्तु नहीं तो भैया है कैसी विषय वस्तु, तो यह अस्थिर विषय वस्तु है। अस्थिर विषय वस्तु का मतलब इसमें चेंजमेंट जो होता है वह होता रहता, तो इसमें चेंजिंग जो होती है लगातार होती रहती है। ऐसी स्थिति में हमको एक मुद्दा और पढ़ना होता है CA मतलब करंट अफेयर्स, जिसको हिंदी में समसामयिकी कहते हैं। तो इसको भी हम इस पर थोड़ा फोकस करेंगे, किस परिप्रेक्ष्य में, भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में। तो जो व्यक्ति कंपटीशन वाले होंगे उनको यह बातें पता होंगी, तो वो आसानी से इसको देख सकते हैं। तो अब हमको करंट अफेयर्स किसके परिप्रेक्ष्य में, भारतीय आर्थिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में, आखिरकार क्या क्या समस्याएं जो हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था में व्याप्त है उसके बारे में हमको देखना होता है। और इसी के साथ साथ चूंकि हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विशेष संदर्भ में हमको पढ़ना होता है। उत्तर प्रदेश में नदियों से क्या क्या लाभ होते हैं, आर्थिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधों से, उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों से, उत्तर प्रदेश के पतन वगैरह तो है नहीं, यहाँ पर बंदरगाह है नहीं, या इसी प्रकार से इनमें जो बांध बनाया जाता है नदियों पर उनसे क्या क्या अर्थतंत्र को प्रभाव पड़ता है, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी आई हैं, यहाँ पर क्या उत्पादन किया जाता है, तो इन सभी मुद्दों को यहाँ पर जानना होता है। वहीं यहाँ पर हम एक मुद्दा और जोड़ेंगे, पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं एक प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रकार से रीढ़ का काम करती है। जिस प्रकार से कृषि जो है एक प्रकार से रीढ़ का कार्य करती है और इसी रीढ़ को जो चलायमान करता है वो पंचवर्षीय योजनाएं करती थी। तो कहीं ना कहीं पे इन दोनों को कोरिलेट करके हमको पढ़ना होता है। तो ये थे मुद्दे जो कि हमको जानना होता है और एक एक करके हम थोड़ा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा बहुत एक प्रकार से सिनेरियो हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि मुद्दों को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। आखिरकार इसकी प्रकृति क्या है, मतलब नेचर क्या है इंडियन इकोनॉमी का, इसको समझेंगे। और इसी के साथ साथ हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, मतलब संरचना क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपको द्वितीय विश्व युद्ध के समय में चलना पड़ेगा। तो चलिए 1945 के समय में, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने को था, अमेरिका के द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा पर जापान के 2 शहर हैं उन पर बम गिराया गया। परमाणु बम कहना उचित होगा क्योंकि परमाणु बम थे। तो उन पर जब बम गिराया गया उसके बाद में क्या हुआ, वहीं से एक प्रकार से धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और संयुक्त राष्ट्र का गठन हो गया, UNO बन चुका था। उसके बाद में हुआ क्या, उसके बाद में अमेरिका और रूस जैसी 2 महाशक्तियाँ हमारे सामने आईं। अब ये 2 महाशक्तियाँ जो थीं, एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में थीं और एक मेरे प्यारे दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ से थीं। 2 एक प्रकार से या कैसी अर्थव्यवस्था हैं, या एक प्रकार से आपकी 2 होती हैं, आपकी विकास के आधार पर एक होती हैं, एक स्वामित्व के आधार पर। अर्थव्यवस्थाओं को अगर हम अध्ययन की सुविधा के हिसाब से बांटे हैं तो 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं। एक तो स्वामित्व के हिसाब से, स्वामित्व का मतलब अभी समझाऊंगा, और एक होता है आपका विकास के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली अर्थव्यवस्था होती है
पूंजीवादी, दूसरी होती है समाजवादी और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जबकि विकास के आधार पर 3 प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, एक तो होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है आपकी जो है विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरी जो होती है आपकी विकसित अर्थव्यवस्था होती है। समझ में आ रही बातें? तो अभी हम समझेंगे भारत की स्थिति क्या है, इसको जानेंगे दोनों तरीके से, एक तो स्वामित्व के हिसाब से और एक जो दूसरा हमने बताया आपको विकास के आधार पर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वहाँ चलते हैं अमेरिका और रूस के बारे में। तो अमेरिका ने क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों, अमेरिका जो था वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ झुकाव उसका शुरुआत से रहा। तो अमेरिका और रूस का किसके प्रति था, समाजवाद के प्रति था, समाजवादी नीतियों का प्रयोग करता था। अब पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, इसको 2 मिनट में समझने का प्रयास करें। चूँकि हम समय अभाव है, समय की कमी है, उसको ध्यान में रखते हुए हम सारे मुद्दे को क्लियर करेंगे कि चूँकि बाकी भी टॉपिक्स आपको करवाने हैं। तो समाजवाद का सीधा सा मतलब सुनिए केवल बस, समाजवाद का सीधा सा मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं एक उदाहरण के हिसाब से समझें, रूस के जितने भी स्कूल या बस जो हैं या फिर एक प्रकार से जो सारी जो वहाँ पर उत्पादन के साधन या फिर संसाधन कुछ भी हैं, उस पर जो अधिकार है, उस पर पूर्ण रूप से अधिकार किसका है, समाज का अधिकार है। जिस देश के संसाधनों पर समाज का आधिपत्य होता है वह अर्थव्यवस्था या फिर उस देश की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। मतलब वहाँ पर बस जो है सरकारी बस चलते हैं, वहाँ पर स्कूल क्या है, सरकारी हैं। इसका मतलब क्या है, उस पर सरकार के प्रत्येक व्यक्ति, मतलब सरकार के बोल रहे हैं, उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति का बराबर अधिकार है। लेकिन वहीं जो अगला होता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब वहाँ पर सरकारी बस नहीं चलेंगी, वहाँ प्राइवेट बस चलेंगी। प्राइवेट का मतलब क्या होता है, निजी। तो जहाँ पर जो है निजी स्वामित्व हो, उत्पादन के साधनों पर जहाँ पर निजी स्वामित्व होता है, उस देश की अर्थव्यवस्था को हम कैसी अर्थव्यवस्था कहते हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रही बातें? तो ये 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, समझा। अब भैया कोई ऐसा देश आ जाए जहाँ पर मान लेते हैं ये इस पर अधिकार किसका, ये प्राइवेट बस होगा या सरकारी बस। तो प्राइवेट और सरकारी बस कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, इंडिया में। तो प्राइवेट बस, सरकारी बस, दोनों बस कहाँ पर, इंडिया में चलायमान हैं। और ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। अब इसको आने मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई गई, इसको समझिए पहले। अपने भारतीय संविधान में जब आप प्रस्तावना पढ़ते उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्रात्मक, ये इस प्रकार से और आगे तमाम सारी बातें कही गई है। तो उसमें समाजवाद जो शब्द है वह इस बात का द्योतक है कि हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो एक प्रकार से नीतियाँ रही वह समाजवाद के प्रति झुकाव ज़्यादा रहा है। और यह उस समय की बात है जब इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, जो है इंदिरा गांधी का जो है एक प्रकार से सपोर्ट किया था रूस ने। तो कहीं ना कहीं पे उसी को मद्देनजर रखते हुए अपने भारतीय संविधान में यह बात जोड़ी गई थी। तो उस समय जब रूस और चाइना के मध्य जो है शीत युद्ध चल रहा था, उस समय जो है राष्ट्र पूरा विश्व जो था 2 गुटों में बटा हुआ था। एक तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो था जो नई दुनिया का देश था, मतलब एक प्रथम दुनिया और दूसरी दुनिया। तो प्रथम दुनिया अमेरिका को कहा जाता था और द्वितीय दुनिया जो कहा जाता था रूस को। तो अधिकतर देश जो है अमेरिका के फेवर में थे और जो बचे थे वह रूस के फेवर में भी थी। रूस में 15 देश शामिल थे, USSR के नाम से आना था। और उसके 15 देश जो होते हैं 1991 में टूट जाते हैं, अलग अलग देशों के नाम से आज देखते हैं आप। तो कहीं ना कहीं पे उस समय जो था 2 गुटों में बटा हुआ था। तो उसमें भारत एक जो है इसी समय आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी के आसपास, मतलब 1947 में आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। लेकिन इसकी जो आज़ाद होने के लिए जो प्रक्रिया की गई बहुत लंबी की गई थी। हालांकि ये सब बताएंगे तो ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, उस समय भारत की आज़ादी को लेकर के तमाम सारी बातें हो रही थी। भारत एक नई शक्ति के रूप में हमारे सामने आया था। उस समय भारत के सामने चुनौतियाँ बहुत बड़ी थी कि वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएगा या समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएगा। ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों हुआ क्या, भारत के जो है प्रधानमंत्री थे प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक प्रकार से अपना पंचशील सिद्धांत दिया, गुट निरपेक्ष। उन्होंने कहा कि ना तो मैं इस गुट में रहूँगा प्रथम दुनिया में और न द्वितीय दुनिया में, ना तो मेरी जो है फर्स्ट दुनिया से कोई राय मशवरा, ना तो सेकंड से, रहेगा दोनों से राय मशवरा। तो इस प्रकार से उन्होंने एक नई दुनिया बनाई जिसको तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है, गुट निरपेक्ष। उन्होंने एक प्रकार से कहा कि हम गुट निरपेक्ष के देश हैं। 4-6 देश को शामिल किया, श्रीलंका को और अगले अपने अगल बगल के देशों को शामिल किया, नेपाल को शामिल किया, भूटान को शामिल किया, आस पड़ोसी के जितने भी देश हैं उनको शामिल करते हुए शामिल किया और बताया कि जो है हमको गुट निरपेक्ष
रहना। गुट मतलब क्या होता है, जो गुट था एक अमेरिका वाला एक रूस वाला, तो इन दोनों गुटों में हम नहीं जाएंगे, एक मेरा नया गुट बनेगा, तो उसी को गुट निरपेक्ष कहा गया। गुटों का क्या करना, एक प्रकार से अस्वीकार करना गुटों को, उसी को गुट निरपेक्ष कहा गया। समझ में आ रही बातें। तो वहीं से क्या हुआ, अब समाजवाद के कुछ पहलू अपने यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और वहीं अमेरिका के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से भी। तो अपनी यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपको प्रकृति समझ में आ गई। दूसरे तरीके समझिए आप, हमने बताया था कि एक तो होती विकास के आधार पर, तो एक होती स्वामित्व के, तो स्वामित्व के हिसाब से हमने बता दिया अर्थव्यवस्था। अब आप समझिए विकास के आधार पर, क्योंकि यह मुद्दा अगर आप क्लियर कर पाएंगे तो जितने भी सारे चीज टॉपिक लिखे हैं ये आपको एक प्रकार से हलवा लगेगा और चम्मच से आपको खाना रहेगा, बस सॉरी चम्मच से खाना रहेगा। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर आपको समझना यह पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जो अर्थव्यवस्था है वह विकास के आधार पर हम किस श्रेणी में हैं, अल्प विकसित है या विकासशील है या फिर विकसित है। तो इन तीनों में से जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह कैसी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील, शील का मतलब क्या होता है, जिस जारी रहना। तो विकास हमारे यहाँ पर क्या है, जारी है। और कैसी है, हम लोग हाथी के समान, हमारी इकोनॉमी कैसी, हाथी के समान। कैसी, धीरे धीरे ऊँघाते हुए चलते हैं हम लोग। लेकिन अमेरिका कैसी है, तीव्र है, इसीलिए उसका विकास हो चुका है। जो विकसित अर्थव्यवस्था है उसका विकास हो चुका है। जो अल्प विकसित है उनका कैसा है विकास, एक प्रकार से अल्प विकसित जो राष्ट्र है उनका विकास मेरे प्यारे दोस्तों अभी हुआ नहीं है, उनका भी हो ही रहा है। लेकिन जो विकासशील है एक प्रकार से, उनका एक प्रकार से विकास हो रहा है और होगा अभी आगे चल करके। जबकि अमेरिका ने एक सर्वे के अनुसार कहा कि भारत जो है विकसित कंट्री है। भारत, तो यह बताइए आप लोग कि अगर भारत को अमेरिका कह दे कि विकसित है देश, तो उसमें भारत को हानि होगी या लाभ होगा। यूपीएससी के एक प्रकार से इंटरव्यू में पूछा गया सवाल था। तो यह बात आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताने का प्रयास करूंगा। तो अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील है, मतलब हमारा विकास हो रहा है। हम लोगों का विकास कैसे है, हाथी के तरीके से। अमेरिका का कैसे है मेरे प्यारे दोस्तों, चीते के समान से चलते हैं वो लोग, बहुत तीव्र गति से। जैसे आप देखेंगे, मैं बताना चाहूँ, इजराइल हो गया, आप देखेंगे यहाँ पर जो सिंगापुर हो गया, और जो है एक प्रकार से आप देखेंगे जो है वियतनाम हो गया, इन सभी का विकास जो है तीव्र गति से होता है। और ये एक प्रकार से चीते के प्रकार की इकोनॉमी है। तो आपने समझा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं संरचना को अच्छे तरीके से जान लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है अब भारत में आर्थिक नियोजन। नियोजन का क्या मतलब होता है, आयोजन, सीधा सा मतलब समझो आयोजन। आर्थिक नियोजन मतलब आर्थिक अर्थ वाले क्षेत्र में जो नियोजन किया जाता है, जो आर्थिक नीतियां वगैरह होती हैं, या भारत में जो आर्थिक जो मुद्दे होते हैं उन पर डिस्कस करने के लिए, फिर उनको चलाने के लिए जिन योजनाओं का प्रयोग किया जाता है, जिन नीतियों का प्रयोग किया जाता है, जिन टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम आर्थिक नियोजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका आता है गरीबी एवं बेरोजगारी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी समस्या यही है, गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी, बेरोजगारी, निर्धनता, इसके कारण से बहुत सारी समस्याएं भारतीय समाज को देखनी पड़ती है और जूझना ही पड़ता है। गरीबी क्या होती है, या तो भैया मान लेते हैं आपके पास या तो अपूर्ण साधनों का, वैसे भारत में बात करें तो अपूर्ण जो है संसाधनों का मतलब दोहन है। अभी तक हमारे यहाँ पर जितने भी संसाधन, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो चाहे कृत्रिम संसाधन हो, उनका दोहन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। टेक्निकल मामले में हम पीछे हैं। इस प्रकार से जो तमाम सारे जो है खाने होती हैं उनमें हम खुदाई सही तरीके से नहीं कर पाते। इसी प्रकार तमाम सारी प्रॉब्लम्स आती। कृषि के क्षेत्र में देखें तो हमारे यहाँ उन्नत किस्म की बीजें नहीं उपलब्ध हैं, ना हमारे पास जो है उन्नत किस्म के जो है एक प्रकार से जो फसल के बीज हैं, और साथ ही साथ जो सिंचाई के साधन हैं, या इसी प्रकार से आप देखते होंगे जो उर्वरक शक्ति हैं, मतलब कि जो डायमोनियम सल्फेट या फिर और तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं वह उपलब्ध सही मात्रा में नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या हमारे यहाँ पर व्याप्त है। और साथ ही साथ चूँकि कृषि जो है एक प्रकार से, कृषि करने वाला व्यक्ति जो किसान होता है बस केवल अपने घर की, परिवार की एक प्रकार से संचालन कर सकता है, लेकिन सोचिए आप कुछ हुआ बचत कर ले तो बचत नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं पे गरीबी और बेरोजगारी पर यहाँ पर जकड़ी है। और गरीबी से ही क्या होता है, एक नई प्रकार की समस्या होती, बाल अपराध समस्या। गरीबी से मद्यपान ही लोग करते हैं। अगर मान लेते हैं आपके पास गरीब है, आप शाम को रोटी ना मिले आपको, और कहीं ना कहीं पे आपको कोई दूसरा बंदा मिल जाए जिसके पास पैसा है, तो दारू वगैरह पी लें, आप चले जाएंगे उसके साथ। क्योंकि टेंशन रहेगा, तो टेंशन को कम करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मदिरा पान करते हैं, मद्यपान करते हैं।
और तमाम प्रकार के गुटखा, बीड़ी, जो है अफीम, चरस, हीरोइन, तमाम प्रकार के जो है मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे उस सभी की जड़ जो है गरीबी है, बेरोजगारी है। जो व्यक्ति गरीब है तो वो बेरोजगार ही होगा, जो बेरोजगार है वही गरीब होगा, और जो व्यक्ति गरीब होगा वह बैठा रहेगा घर पे, कुछ काम ना धंधा, तो क्या करेगा, उसके मन में तमाम प्रकार के ख्याल आएंगे और वही सोचेगा, सोचने के बाद में फांसी लगाएगा, इसी प्रकार तमाम प्रकार की चीज़ें करेगा, तमाम प्रकार की यातनाएं सहने के बाद में। तो गरीबी, बेरोजगारी एक जटिल समस्या है अपने इंडिया की। इस पर भारतीय सरकार को भी ध्यान देना होगा, और एक प्रकार से जो युवा वर्ग है उनको भी ध्यान देना होगा। और गरीबी, बेरोजगारी, तमाम प्रकार के इसके बहुत सारे कारण हैं, चर्चा करेंगे तो विस्तार से हम जानेंगे। आगे है कृषि आपकी। कृषि क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? एग्रीकल्चर के नाम से आने वाली यह प्रथा, कृषि जो है एक प्रकार से बहुत प्राचीन है, और वह एक प्रकार से प्राचीन के साथ साथ कृषि सिंधु घाटी सभ्यता से आप देखें, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार से सारी चीज़ें होती थी, लेकिन कृषि जो आई अपने यहाँ पर वैदिक सभ्यता जब प्रारंभ होती है इतिहास में, वहाँ से कृषि एक प्रकार से सही तरीके से हमारे सामने आती है। और कृषि ध्यान रखेंगे, इसी कृषि में पशुपालन भी आता है, ध्यान रखेंगे। तो कृषि पर जो है अपने देश की अधिकांश जनसंख्या आश्रित है। कृषि से हमारे यहाँ पर एक प्रकार जीवन यापन होता है। और कृषि क्या होती है, उसमें पशुपालन हो गया, कृषि तमाम प्रकार की होती, बगाती कृषि हो गई, एक प्रकार से आप समझते हैं वो कृषि होती है जो कि जैसे मान लेते हैं नकदी फसलें, तो मतलब फसलों में जैसे मान लेते हैं व्यापारिक कृषि होती है, उसको नकदी फसलों में जो कही जाती है। चर्चा करेंगे किसी दिन, अगर टाइम मिलेगा तो। टाइम क्या मिलेगा, इन सभी पर जो है वीडियोस आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। आगे आती सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर के नाम से आने वाली है कृषि। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम संयुक्त रूप से कृषि करते हैं। किस रूप से? संयुक्त रूप से हम कृषि करते हैं। लेकिन मान लेते हैं, 1 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे, 1 मिनट में। ऐसे मान लेते हैं ये खेत है पूरा का पूरा। अब इस खेत में 4 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं ये निरहू हैं, ये घुरहू हैं, GS से इनको डिनोट करते हैं, और ये मंगरू हैं, ठीक, और एक प्रकार से यह झिंगई हैं। तो इतने लोग यहाँ पर हैं, निरहू, घुरहू, मंगरू और झिंगई। ये 4 लोग हैं, इन 4 लोगों का खेत है। अब इन 4 लोगों को खेत में होगा क्या मेरे प्यारे दोस्तों? अब ये चारों लोग मिलकर के एक संस्था का निर्माण करें, एक समिति बनाए, संस्था गलत निकल गया, समिति का निर्माण करेंगे। अब यह लोग जो होंगे समिति का निर्माण, इन चारों के मिलने से एक समिति का निर्माण होगा, और वह समिति जो होगी एक प्रकार से उस पर समिति क्या करेगी, मान लेते चारों की समिति बन गई। इन्होंने समिति ली और एक प्रकार से समिति बनाई। समिति बनाने के बाद में सरकार के कुछ साधनों का प्रयोग किया, उधार लाया, फिर कुछ भी किया, और इन्होंने कहा कि हमारे जो इनका 5 बीघा खेत ये है, 5 बीघा इनका, 5 बीघा इनका, 5 बीघा इनका, 20 बीघे के चक में एक ही खेती करेंगे ये लोग। जैसे ये सहकारी कृषि जो होती है, इनका भी 5 बीघा लगा, इनका भी, निरहू का, घुरहू का, मंगरू का, झिंगई का, सबका 5-5 बीघा खेत लग गया। अब जब इनका खेत लग गया, एक समिति के माध्यम से बन गया, फसल मान लेते ये अब गेहूं बोते, ये हो सकता है उसी में सरसों बोते, हो सकता है ये गन्ना बोते, हो सकता है इसमें, या फिर इसी तमाम प्रकार की, या घुइया, आलू कुछ भी बो देते हैं, अरबी, तो तमाम प्रकार की फसलें अलग अलग बोते। लेकिन मान लेते डिमांड क्या है, उस समय की जो एग्जैक्ट परिस्थिति है, उस पोजीशन में आखिरकार डिमांड क्या है, भारतीय जो लोगों को, भारतीय समाज को डिमांड क्या है, तो वह डिमांड जो है, उस डिमांड को मद्देनजर रखते हुए इस समिति के लोग क्या करेंगे, इस 20 बीघे पर क्या करेंगे, इस 20 बीघे पर मेरे प्यारे दोस्तों एक ही फसल उगाए। मान लेते गेहूं की फसल की मांग ज़्यादा है तो गेहूं यहाँ पर उगाना प्रारंभ कर देंगे और गेहूँ उगाएंगे। उसके बाद जितनी भर्ती लगी है, जितनी इसमें भर्ती लगी है पूरा उसको, भर्ती को क्या करेंगे, काउंट मान लेते हैं 20,000 रुपये इसमें भर्ती लगी। और गेहूं जो बिका बाद में, सारा का सारा गेहूं मान लेते बेच दिया, 5-5 कुंटल गेहूं रख लेते हैं दोनों लोग, मतलब खाने के लिए, बाकी गेहूं बेच दिया। गेहूं मान लेते 30,000 रुपये का बिका, या फिर 30,000 नहीं मान लेते हैं हम, 40,000 का गेहूं बिका, 40,000 का गेहूं बिक गया। बहुत ध्यान समझिएगा, सहकारी कृषि आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा आप उड़ा देंगे, बिल्कुल समझ लीजिए ध्यान में। तो यहाँ पर 20,000 मान लेते हैं, उसको क्या मिला मेरे प्यारे दोस्तों, 20,000 लागत लगी, भर्ती लगी, भर्ती को लागत कहते हैं हम, लागत लगी। लेकिन जो है प्रकार से जो उनको पूर्ण रूप से जो बिका, उनका कितना बिका, बिक्री कितने की हुई भैया, तो बिक्री उनकी हुई मेरे प्यारे दोस्तों 40,000 की। अब 40 जब बिक्री में से हम लागत मूल्य को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लाभ आता है। तो लाभ यहाँ पर देखें कितना आता है मेरे प्यारे दोस्तों, 20,000 रुपये का लाभ हुआ। अब 20,000 का लाभ हुआ, समिति में कितने लोग थे, 4 लोग थे।
अब 20,000 को हम भाग कर देंगे किससे, 4 से, बड़े ध्यान समझिएगा, 4 पंचे 20, मतलब हाँ, तो लगभग 5-5 हज़ार रुपये क्या होगा, 5-5 हज़ार रुपये मेरे प्यारे दोस्तों, इन चारों में 5,000 निरहू पाए गए, 5,000 जो है घुरहू को मिल गया, और 5,000 मंगरू, 5,000 झिंगई। तो इस प्रकार से 5-5 हज़ार रुपये सभी लोग पा गए। अब ये होती सहकारी कृषि। अब ये सहकारी कृषि कई प्रकार की होती है। ये तो हमने एक नॉर्मली कृषि के बारे में आपको बता दिया कि ये होती है कृषि जिसमें सभी लोग साथ में मिलकर के कृषि किया करते हैं। समझ में आई बातें। अब इसमें हो सकता है सरकार क्या करे, सरकार इसी सहकारी कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो कृषि कानून आया है उसमें भी बढ़ावा दिया गया है कि जो है एक प्रकार से कोई पूंजीपति व्यक्ति आएगा जिसके पास पैसे होंगे, वह भर्ती लगाएगा, भर्ती को काटेगा, और एक प्रकार से भर्ती लगाने के बाद में जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सेदारी जो किसान होगा उसको दे देगा। और इसमें ध्यान रखेंगे, जैसे निरहू का जो 5 बीघा ये निरहू का ही रहेगा, जो घुरहू का 5 बीघा है घुरहू का ही रहेगा, मंगरू का भी मंगरू का रहेगा, झिंगई का भी झिंगई वाला रहेगा। इसमें ना तो घुरहू इसमें आएंगे, ना तो जो है निरहू झिंगई में आएंगे। इसमें कूदने फादने कोई समस्या नहीं है। मतलब जो निजी स्वामित्व जो होगा उतना खेत उनका ही वही खेत रहेगा, लेकिन जो उत्पादन होगा, जो लाभ होगा वो बराबर बराबर बटेगा, और खेत भी बराबर बराबर होंगे। तो जिस मात्रा में खेत होगा उसी मात्रा में प्रॉफिट बटेगा। तो ये थी सहकारी कृषि। सहकारी कृषि सरकार के द्वारा भी हो सकती, करवाई जा सकती है, या फिर कोई पूंजीपति वर्ग हो उसके द्वारा करवाई जा सकती है। कई प्रकार की होती, किसी दिन समझेंगे विस्तार से। हालांकि हमने एक सिनेरियो आपको दे दिया, आगे बढ़ेंगे और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। चले आगे देखिए भैया, अगला जो मुद्दा आता है आपका कृषि क्रांति। कृषि क्रांति क्या है, सबसे पहले समझिए क्रांति। क्रांति समझ लेंगे तो कृषि उसके आगे लग जाएगा। तो कृषि आपको पता ही कृषि क्या होती है और क्रांति क्या होती है। जब इसको हम समझ लेंगे तो कृषि के बारे में हम वैसे आगे लगा करके उसका अर्थ निकाल सकते हैं। क्रांति का सीधा सा मतलब होता है जिसको आप उद्विकास कह सकते हैं, आप प्रगति कह सकते हैं। तो प्रगति एक प्रकार से ऐसी प्रगति जो कि कैसी प्रगति हो, एक प्रकार से जैसे मान लेते हैं 2 बीघे खेत में 6 कुंटल गेहूं उत्पादन करता था एक किसान। झिंगई जो था वह 2 बीघे में 6 कुंटल गेहूं उत्पादन करता था। 6 कुंटल मान लेते हैं कैप के बराबर है, तो 6 कुंटल गेहूं उत्पादन करता था। लेकिन एकाएक क्या हो जाए, सडनली क्या हो जाए, अचानक क्या हो जाए कि उसी 2 बीघे में 9 कुंटल या 10 कुंटल गेहूं उत्पादन होना प्रारंभ हो जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रांति या फिर कृषि क्रांति कहते हैं। अब यह क्रांति आई तो आई कैसी, क्रांति किसी भी क्षेत्र में हो, बढ़ने की दिशा को क्रांति कहते हैं। जैसे मान लेते हैं इससे पहले हमने हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर थे, आप लोगों की मदद से धीरे धीरे बढ़ गए। तो एक प्रकार से धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्रांति आ रही है। लेकिन ये धीरे धीरे जब क्रांति आती है तो इसी को हम उद्विकास कहते हैं। लेकिन जब एकाएक क्रांति आ जाए कि मान लेते हैं आज मेरे 66,000 सब्सक्राइबर हैं और कल को मेरे 2 लाख 3 लाख एक बैग बढ़ जाएं, मतलब 2-3-4 दिनों के अंदर या फिर 20 दिन के अंदर एक बैग बढ़ जाए सब्सक्राइबर, तो ये होती क्रांति। लेकिन धीरे धीरे मस्त मौला हाथी की चाल से चल रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ये क्या होगा, उद्विकास होगा। ठीक, जैसे मनुष्य बनने की प्रक्रिया जो है उद्विकास है। पहले बंदर था, धीरे से ऐसे धीरे धीरे बढ़ता चला गया, पूंछ कम होती गई, मुंह का बनावट थोड़ा थोड़ा सही तरीके से होता गया। तो ये एक प्रकार से क्या है, उद्विकास की प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा। लेकिन जो क्रांति होती है एकाएक होती है। समझ में आई बातें। आपने क्रांति मूवी देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा एकाएक क्रांति आती है। सनी देओल की मूवी है, सनी देओल बोल रहे हैं, धर्मेंद्र उनके पिताजी की है। तो उसमें आप समझ जाएंगे क्रांति क्या होती है। तो उसी क्रांति का कृषि लगा दीजिए। तो कृषि में मान लेते जो झिंगई का हमने उदाहरण दिया था वही सेम हुआ अपने यहाँ पे। अभी भी आज उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 3 कुंटल बीघे जो है गेहूं उत्पादन होता है। लेकिन वहीं पे पंजाब में आप देखेंगे तो पंजाब में एक बीघे में 5 से 6 कुंटल गेहूं उत्पादन होता है। 5 से 6 कुंटल गेहूं उत्पादन होता है। क्यों होता है, क्योंकि अधिकतर प्रभाव जो पड़ा है पंजाब पर पड़ा है। किसका, पंजाब पर पड़ा है, हरियाणा पर पड़ा है, और जितने भी आपके जो पूर्वी जो राज्य है उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रभाव पड़ा। इसीलिए भारत का प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब नंबर 1 पर आता है। प्रति हेक्टेयर मतलब क्या होता है, हेक्टेयर एक प्रकार से ऐसा पैमाना होता है जिस पैमाने से हम क्या नापते हैं, ज़मीन को मापने का पैमाना होता है। इसे हम लोग बीघे में मापते हैं, तो उसी कुछ बीघों को मिला करके एक हेक्टेयर बनाया जाता है। तो हेक्टेयर के उत्पादन में देखेंगे अगर मतलब कम मतलब मान लेते 1 बीघे में जब पंजाब में 6 कुंटल निकल रहा है, वहीं यूपी की बात करें तो 1 बीघे में हम लगभग जो है 3 कुंटल से 4 कुंटल तक उत्पादित कर सकते हैं गेहूँ। तो ये होता है हेक्टेयर उत्पादन में। तो पंजाब नंबर 1 पर है। लेकिन अगर हम बात करें जो एक प्रकार से भंडारण की सुविधा से, भंडारण के हिसाब से, तो यूपी आगे है, नंबर 1 पर है गेहूँ के उत्पादन में।
तो कहीं ना कहीं पे ये जो आया उत्पादन बढ़ा, यहाँ का क्यों बढ़ा पंजाब का, क्योंकि वहाँ पर हरित क्रांति आ गई। अब इसी कृषि क्रांति में, हरित क्रांति में गेहूं और चावल के लिए बता रहा हूँ, आया था तो चावल के लिए आया था। हरित क्रांति जो लाई गई थी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के हिसाब से, वह चावल के लिए लाई गई, लेकिन उसका ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा, गेहूं पर पड़ा। ठीक, इसी प्रकार से बादामी क्रांति हुई, भूरी क्रांति हुई, उसके बाद में नीली क्रांति हुई, लाल क्रांति हुई, इसी प्रकार से श्वेत क्रांति हुई जो कि दुग्ध उत्पादन संबंधित है। इसी प्रकार तमाम सारी क्रांतियाँ जिनको हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रांति का सीधा सा मतलब होता है कि आपकी भैंस जो है 2 लीटर दूध देती थी, एकाएक वह 10 लीटर दूध देना प्रारंभ कर दे, तो वह आप समझिए कि वह दुग्ध क्रांति मतलब कि श्वेत क्रांति आ चुकी है आपके यहाँ पर। समझ में आई बातें? चलो, तो ये था मुद्दा। आगे समझो, कृषि कीमत नीति। आखिरकार जो कृषि की चीज़ें होंगी, मान लेते गेहूँ 10 रुपये किलो बिकेगा या 20 रुपये किलो बिकेगा या 30 रुपये किलो बिकेगा, वह आखिरकार कौन निर्धारित करेगा, उसकी कौन सी नीति होती है जिस नीति के तहत कीमत निर्धारित की जाती है, किसकी, कृषि की। तो कृषि की कीमत निर्धारण करने के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं वह कौन सी संस्था बनाती है और उसका क्या बेस है, क्या आधार है, इसको भी जानते हैं हम इसके अंतर्गत, उसको समझेंगे। बड़ी लंबी जो है एक प्रकार से प्रोसेस है, उसको बताने का हम प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है आपका कृषि की समस्याएं। आखिरकार कृषि में जब आप भारतीय संविधान के साथ भारतीय समाज की दृष्टि से देखेंगे तो अधिकांश जनसंख्या कृषि करती है। तो कृषि में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे इस समय की समस्या बताऊं तो सबसे बड़ी समस्या कृषि की इस समय है क्या, पशुओं की समस्या। पशुओं की समस्या नंबर 1 पर इस समय चल रही है। आज देखते होंगे आप, गांव वगैरह में आप चले जाएंगे तो कोई ऐसा खेत नहीं बचा होगा जिस खेत में उस खेत को क्या नहीं किया गया हो, चारों तरफ से उसमें तार वगैरह ना बांधे गए हों। तो उसको पशुओं से रक्षा करने के लिए जो चारागाह छोटे, अपने यहाँ पर बात करें तो इंडिया जैसे देश में जो कि पशुओं का देश कहलाता है, उसमें केवल मात्र और मात्र 4% चारागाह छूटे हुए हैं। जबकि अमेरिका की बात करें वहीं 17% से अधिक चारागाह है। और ध्यान होगा आपको, 17% से अधिक वन छूटने चाहिए किसी भी देश में। 17% से मतलब कि मान लेते हैं वहाँ पर अगर 100 बीघे ज़मीन है, किसी देश की 100 बीघे ज़मीन है, मान लेते हैं, मानने में क्या आता है, या फिर वर्ग क्षेत्र मान लेते हैं, वर्ग किलोमीटर। तो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पर मान लेते हैं 100 वर्ग किलोमीटर का कोई देश है, तो वहाँ पर 17 वर्ग किलोमीटर में वन होना चाहिए। और उसी वन में से लगभग जो है इसी वन में चारागाह भी होता है, और साथ ही साथ इसमें में से 17% आपका चारागाह छूटा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति अपने इंडिया में है नहीं। इंडिया में जनसंख्या ज़्यादा है, चारागाह कम है, और वनों को भी कटाई करके जो है एक प्रकार से क्या बनाया जा रहा है, रहने की सुविधा, बड़े बड़े जो है एक प्रकार से तमाम सारे हॉस्टल वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे पशुओं की इंडिया में दयनीय स्थिति है। पशुओं को यहाँ पर क्या खिलाया जाता है, भूसा, या इसी प्रकार से आप देखेंगे पशुओं की यहाँ पर देखते होंगे तो जैसे कि जो फसल होती है गेहूं काटने के बाद में जो आप लोग भूसा जानते हैं क्या, उसको बताना, डिफाइन करना। तो यहाँ पर वैसी स्थिति है, यहाँ पर सूखा रूखा भोजन पशुओं को मिलता है। जबकि अमेरिका में जाएंगे तो आप देखते होंगे एक अमेरिका की प्रजाति ही सीड्स में आई थी, बरसीन जिसको बोला जाता है, तो वो सीड्स जो है वहाँ पर अमेरिका में पशुओं को मिलती है, लगातार वहीं पर वो खाती है, मतलब हरा चारा वहाँ पर अधिक मात्रा में मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं पशुओं की दयनीय स्थिति है, और इस प्रकार से लोग जो है गाय बैल जो है इस समय आप छोड़े जा रहे हैं। तो कृषि की समस्याएं वहाँ हैं, साथ ही साथ उन्नत किस्म की बीजों का गांव क्षेत्रों में उपलब्ध ना हो पाना, ये समस्याएं हैं कृषि की और भी समस्याएं हैं। और जो तकनीकी क्षेत्र में बात करें तो इंडिया भी पीछे है, तो तकनीकी का विकास नहीं है, और किसानों की जो उर्वरा शक्ति है, जैविक जो खाद्य हैं उनका, जैविक खाद जो है उनका भी कम मात्रा में आपको मिल रहा है। डायमोनियम सल्फेट, यूरिया की मात्रा में अपने यहाँ पर कमी है, तो कहीं ना कहीं पे, और उसकी कीमत अधिक मात्रा में है, किसान उसको खरीद नहीं पाते हैं। जो किसान खरीद पाते हैं उनकी तो फसल अच्छी हुई, लेकिन जो नहीं खरीद पाए उनकी कम मात्रा में होती है। तो कहीं ना कहीं पे वो समस्याएं जो हैं वो कृषि की समस्याएं आज हमारे यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और बड़ी जटिलता से हमारे यहाँ पर वो एक प्रकार से अपना जो है पांव पसारे हुए हैं और जकड़े हुए हैं भारतीय समाज को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या होता है, तो एक प्रकार से इसमें तमाम सारी योजनाएं लाई जाती हैं। जैसे कि बात करें हम, सामुदायिक विकास योजना 1952-53 के आसपास आई, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, या इसी प्रकार से जन रक्षा बीमा, मनरेगा हो गया, इंदिरा आवास योजना हो गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हो गया। इसी प्रकार से तमाम सारी योजनाएं होती हैं जो कि इसके अंतर्गत लाई जाती हैं, जो कि गांव के विकास के लिए आती हैं। मनरेगा आपको सुना लगा रहा होगा, या इसी प्रकार से आप देखें मोदी जी तमाम सारी योजनाएं, लगभग 150 से अधिक मोदी जी ने योजनाएं लॉन्च कर दी हैं। उसको याद करते करते कंपटीशन वालों की एक प्रकार से
तो कहीं ना कहीं पे जो ग्रामीण विकास है उसको देखते हुए गांव का विकास कैसे किया जाए, इसको देखते हुए बहुत सारे कार्यक्रम किए गए, बहुत सारी कमेटी समितियां बनाई गई, उस समितियों के माध्यम से योजनाएं लाई गई और उन योजनाओं को लागू भी किया गया। काफ़ी हद तक वह बेनिफिट भी उसका मिला समाज के लोगों को, गाँव के लोगों को। लेकिन जैसे योजना मान लेते हैं, मनरेगा योजना आई, अब योजना में मान लेते हैं वहाँ से मोदी जी ने मान लेते हैं मनरेगा में मोदी जी ने वहाँ से भेजा 10,000 रुपये, 10,000 भेजा, लेकिन वहाँ से मोदी जी से एक प्रकार से उसके जो निचले स्तर के होंगे वहाँ पर पहुँचते पहुँचते क्या बन जाएगा, वो 5 सीधे 5,000 बनेगा। उससे नीचे आएगा तो 2,500 बनेगा, लगभग जो है एक प्रकार से 2,500 रुपये। इसी के बाद में जो और आगे आएगा तो 2,000 बचेगा। इसी कटते कटते आते हुए यहाँ पर बहुत कम मात्रा में आता है बच्चों को, मतलब बच्चों को क्या बोलते हैं, समाज के लोगों को वहाँ पर कम मात्रा में पैसे मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं पे योजनाएं तो बहुत लाई गई, लेकिन उन योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया गया सही तरीके से। और जब किसी योजना को क्रियान्वित नहीं किया जाएगा तो समाज के लोगों को, गांव के लोगों को उसका बेनिफिट कैसे होगा। ऐसे में आधार कार्ड जो बनाया गया या एक प्रकार से डायरेक्ट जो खाते में पैसे भेजने की परंपरा, आज 6,000 आप किसानों को दे रहे हैं, मोदी सरकार 6,000 दे रही है, तो ये सीधे आ रहा है उनके खातों में। अब इसमें जो है बिचौलियों का कोई काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे ये व्यवस्थाएं ठीक हैं। तो ऑनलाइन व्यवस्थाएं अब आज के जो है परिप्रेक्ष्य में की जा रही हैं, आज के वर्तमान में अब सब ऑनलाइन माध्यम से होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिला, गाँव का विकास हो रहा है, उससे बहुत सारे कार्यक्रम भी हो रहे हैं। वैसे कि कोविड-19 का संकट है, इस समय कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, लेकिन जल्द ही अगर ऑनलाइन मात्रा में रहेगा तो आगे गांव का विकास अधिक मात्रा में हो सकेगा। नेक्स्ट आता है उद्योग। अब यहाँ पर भैया गांव का विकास तो होगा, गांव का विकास खेती वगैरह इसमें सब में सुधार कर दे, कृषि में सुधार कर दे तो हो गया, और गांव के लोगों को एक प्रकार से जो है रोजगार, आवास की सुविधा दे दे तो हो गया वो सारी चीज़ें। लेकिन अब आता है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि टैक्स सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो उद्योगों से और सेवा क्षेत्रों से। दो ऐसे सेक्टर हैं इंडिया में जिससे टैक्स बहुत मात्रा में सरकार को मिलता है, और वो टैक्स जो होता है वह कहीं ना कहीं पे ग्रामीण विकास के लिए, शहरी विकास के लिए, कृषि की योजनाओं को लाने के लिए, गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए, भारतीय राजनीति में चुनाव करवाने में या तमाम प्रकार की चीज़ों को करवाने में व्यय होते हैं। हालांकि आप लोग सोचते हैं कि हम लोग टैक्स नहीं देते, गांव के लोग टैक्स नहीं देते, बिल्कुल देते हैं, सभी लोग टैक्स देते हैं। कैसे देते हैं, मान लेते जो व्यक्ति एक प्रकार से जो गुटखा का सेवन करता है, या कोई व्यक्ति मान लेते हैं आप चीनी लेना उचित रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखेंगे मैं किसी गुटखा उत्पाद का सेवन नहीं करता हूँ। इसे आप मूवी देखते होंगे साउथ की, तो उसमें लिखा रहता है नीचे, तो इसका प्रचार प्रसार करने का कोई मकसद नहीं मेरा, यह बात ध्यान रखें। तो चीनी मान लेते हैं आपने 1 किलो चीनी खरीदी, 1 kg आपने चीनी खरीदी। अब उस चीनी पर ध्यान रखेंगे उसमें टैक्स आप किसको दे रहे हैं, उस दुकानदार को दे रहे हैं। वह 1 किलो चीनी का दाम मान लेते हैं 40 रुपये, यहाँ पर मान लेते हैं गाँव में है। अब उस 40 रुपये में मेरे प्यारे दोस्तों वो चीनी, लेकिन जब कंपनी से बनती है तो उस कंपनी में मान लेते हैं जिस भी मिल में बनी होगी, तो जिस भी मिल में चीनी बनी, मान लेते मिल में चीनी बनी तो लगभग उसकी कीमत मान लेते 30 रुपये थी। अब उस 30 रुपये में सरकार क्या करेगी, मतलब जो सरकार के नुमाइंदे होंगे या फिर जो इधर उधर के जो है तमाम सारे लोग होते हैं, उस पर टैक्स लगेगा। तो मिल वाला जो टैक्स देगा इसी 30% में मिल जाएगा, इंक्लूडेड रहेगा। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, इसी चीनी को बढ़ेगा, धीरे धीरे बिचौलियों का आते आते ये 40 रुपये किलो यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, चीनी को बेचने में जो आप चीनी 40 रुपये पे करते हैं, इसमें जो टैक्स यहाँ पर चीनी मिल ने सरकार को दिया, उस चीनी मिल का जो भुगतान करते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से आप करते हैं। आपको नहीं पता कि 30 रुपये में चीनी बन रही है या 28 में 25 में चीनी 1 किलो बन रही है, वह 40 रुपये किलो आप खरीद लाते हैं बड़े आसानी से, कहते हैं 40 रुपये में ले आया, और लोग कहते हैं आप टैक्स नहीं देते। आप 1 रुपये का गुटखा खाते हैं, उसमें भी लिखा रहता है इनकम ऑफ ऑल टैक्स इंक्लूडेड, उसमें भी सारे के सारे टैक्स इंक्लूड होते हैं, प्लस GST भी इंक्लूड होती है। तो कहीं ना कहीं पे आप समझते हैं इन सभी मुद्दों को, तो आप भी टैक्स देते हैं। तो ऐसा नहीं कि उद्योग धंधे वाले ही टैक्स देते हैं, अंबानी टैक्स देते हैं, वह प्रत्यक्ष टैक्स देते हैं, हम लोग अप्रत्यक्ष टैक्स देते हैं। ठीक, अब उद्योग क्या है, उद्योग के बढ़ने से क्या होता है, नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर हमको उद्योग धंधों को पढ़ते समय हमको नगरीकरण पर भी ध्यान देना होगा।
इसको भी हम ध्यान देंगे, नगरीकरण क्या होता है, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। हमने बताया नहीं प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, प्रश्न ऑब्जेक्टिव वालों आपसे पूछे जाएंगे। तो टॉप 100 की सीरीज जो है यूट्यूब चैनल पे हमारे उपलब्ध है, उसको देख लेंगे आप लोग तो बड़े आसानी से आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। वहीं आपसे लिखित वालों प्रश्न पूछेगा कि भारत में आर्थिक नियोजन को किस प्रकार से देखा जा रहा है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आर्थिक नियोजन के लिए क्या क्या विधियां क्या क्या नीतियां लागू की गई हैं, ऐसे प्रश्न पूछेगा आपसे। या भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए भारत के सरकार वर्तमान सरकार के द्वारा क्या क्या नीतियां लाई गई और किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर उद्योगों से क्या होता है, मान लेते हैं किसी क्षेत्र में यहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता और इसमें मान लेते हैं यहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता, यहाँ पर मुकेश अंबानी आते हैं और यहाँ पर एक जो है प्रकार से यहाँ पर एक उद्योग खोल देते हैं, एक फैक्ट्री लगा देते हैं। अब विभिन्न जो है स्थान के लोग मान लेते हैं, तमाम जगह के लोग, यहाँ से लोग यहाँ पर आने के मतलब काम करने के लिए वो न्यूज़ में या फिर किसी प्रकार से प्रचार करेंगे कि हमारे कंपनी में जो है खाली है पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट को ग्रहण करने के लिए लोग आने लगेंगे। अब इस फैक्ट्री के जो है काम करने के लिए लोग मजदूर आने लगेंगे। अब जब मजदूर आने लगेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो होगा क्या, इस क्षेत्र में लोग आएंगे, 1-2 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा क्या, लोग यहीं पर रहना प्रारंभ कर देंगे। कहाँ, वहाँ पर आएँ फिर जाएँ फिर आएँ, इसी प्रकार से आने जाने में समय ज़्यादा व्यय होगा। अब यहाँ पर लोग बसना प्रारंभ कर देंगे, लोग यहीं पर घर बनवाएंगे, पैसे हो जाएगा चूँकि लोगों के पास, और जब पैसे हो जाएगा तो उस वहाँ पर आवास की सुविधा होने लगी, लोग वहाँ पर बसना प्रारंभ कर देंगे, ज़मीन लेंगे वहीं पर बसना प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार से और भी लोग आएंगे और भी फैक्ट्री वहाँ पर बसना प्रारंभ कर देगी और भी फैक्ट्री आना प्रारंभ कर देगी। इस प्रकार से फैक्ट्रियाँ आती रहेंगी, लोग वहाँ पर आते रहेंगे, बसते रहेंगे, एक प्रकार से वहीं पर घनी आबादी हो जाएगी। और जब घनी आबादी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो वही एरिया पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, शहर बन जाएगी, मतलब नगर बन जाएगी। तो ग्रामीण विकास में उद्योग धंधों का एक प्रकार से अगर बढ़ावा किया जाता है तो ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण जो गांव के इलाके होते हैं वहाँ नगरों में चेंज हो जाते हैं। समझ में आ रही बातें? तो ये होता है उद्योग का महत्व। उद्योगों से एक प्रकार से टैक्स भी जाता है, उद्योगों से बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, जो मैं यहाँ पर शर्ट पहन के आपको पढ़ा रहा हूँ, ये घड़ी हाथ में लगी हुई है, ये मार्कर आपके सामने है, फ़ोन बना हुआ है, सब उद्योगों के माध्यम से ही हुआ है। अब यहाँ पर अगला है आपका सेवा क्षेत्र क्या होता है। सेवा क्षेत्र मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं सेवा क्षेत्र में, जैसे अब उद्योगों के माध्यम से मान लेते हैं उद्योगों में क्या बना, उद्योगों में मान लेते हैं कोई सामान बन गया, कोई भी सामान बन गया, दुनिया कोई भी सामान मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं उद्योगों के, मान लेते चीनी मिल है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए अपनी देसी भाषा में, जैसे हम लोग गन्ना ही बेचते हैं तो उसको चीनी मिल मान लेते हैं। मिल में जो है एक प्रकार से गन्ना जाता है। अब गन्ना बोने से लेकर के, एक किसान है और किसान जो है वह गन्ना बोता है, मान लेते गन्ने बोने से लेकर के उसमें तमाम प्रकार की जो प्रक्रियाएँ करते हैं, गन्ना बोया, वो गन्ने को मिल में पहुंचाया, मिल में प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद में चीनी मिली और चीनी के बाद में क्या हुआ, चीनी निकली। चीनी को एक प्रकार से मार्केट में फैलाया गया कि हाँ चिलवरिया मिल की चीनी है या बजाज की चीनी है या एक प्रकार से किसकी चीनी है, डालमिया कंपनी किसकी है। तो चीनी क्या होगी, मार्केट में फैल गई। अब चीनी मार्केट में फैली, उसके बाद में मार्केट में फैल रही चीनी, उसके बाद मार्केट से क्या भाई गांव देहात में फैलना प्रारंभ हो गई। उसके बाद में जो गांव का दुकानदार है उससे क्या हुआ, जनता में उपभोक्ताओं तक पहुंचने की प्रारंभ हुई। तो उपभोक्ता माने निरहू गुरहू झिंगई मगरू तमाम प्रकार के लोगों के पास चीनी पहुँच गई। अब इस चीनी को पहुँचने में इस दुकानदार की भी भूमिका है, किसान की भी भूमिका है, और जो बाज़ार वाले उनकी भी भूमिका है, और जो बाज़ार को पहुंचाते हैं रिटेलर या फिर जो एक प्रकार से वो होते हैं सेल्समैन होते हैं या फिर जो कंपनी होती है उनके। तो चीनी मिल से लेकर के एक किसान तक, मतलब जो उत्पादन करता है, उत्पादक से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जितने भी प्रोसेस किए जाते हैं, जितने भी प्रकार की तमाम सारी चीज़ें अपनाई जाती है, उन सारे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। समझ में आई बातें? एक दुकानदार आपके नुक्कड़ पे चौराहे पर एक दुकान खोले हुए है, तो वह आपको एक प्रकार से सेवा क्षेत्र है, वह सेवा कर रहा है आपका, तो वही होता है सेवा क्षेत्र। कोई भी दुकान खोले हुए है तो ये होता है सेवा क्षेत्र। समझ में बातें? उत्पादक मतलब जो पैदा कर रहा है और जो खा रहा है, जो पैदा कर रहा है और जो खा रहा है। जो पैदा कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। जो खा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। देहाती भाषा में समझो भैया। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ से यहाँ तक आने में जो बिचौलियों का काम हो, तमाम प्रकार के लोग होते हैं, यही होता है सेवा क्षेत्र। ओके, आगे समझते हैं कृषि विपणन क्या होता है। कृषि विपणन भी इसी प्रकार से एक प्रकार से चीज़ें होती। कृषि विपणन मतलब सीधा सा आपका
कृषि विपणन का सीधा सा मतलब होता है कि बिक्री किस प्रकार से की जाए। जैसे मान लेते हैं कृषि की जो साधन है, जैसे हमने यहाँ पर अब बताया गन्ना को किस प्रकार से बेचा जाए, तो कहीं ना कहीं पे वो जो बिकने की प्रक्रिया होती है किस प्रकार से सारी चीज़ों को बेचा जाए और एक प्रकार से अपने यहाँ पर जो है जो उत्पादक है वह उसकी उचित कीमत पा जाए, तो उसके लिए जो तमाम सारी चीज़ें की जाती हैं। तो एक कृषि कानून देखते होंगे, आप देखते होंगे कि जो है MSP फिक्स कर दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको फिक्स कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं पे कृषि विपणन जो है उसी से संबंध रखता है कि जो कीमत होगी, जो बिक्री होगी वह किस प्रकार से होगी, मंडी में होगी या गाँव में होगी, बाजार में होगी, तमाम प्रकार के कृषि विपणन का सीधा सा तात्पर्य यही होता है। ओके, कृषि कानून को समझें किसी दिन अलग मुद्दे में हम, और वो बहुत लंबा टॉपिक है। आगे समझते हैं CA, करंट अफेयर्स आप समझते ही हैं, तो इससे रिलेशन रखता हुआ जो करंट अफेयर्स होगा उसको आपको पढ़ लेना है। वहीं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी हमको जानना होगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में हमको पढ़ना है। वही पंचवर्षीय योजना आपको पता होगा, इसका एक टॉपिक अलग से है। इस पे पंचवर्षीय योजनाएं हर 5 सालों पे पंचवर्षीय योजनाएं आती थी, जो कि कृषि को ध्यान में रख करके भारत को कैसे आगे बढ़ाया उससे संबंध रखती थी। तो पंचवर्षीय योजनाओं को समझेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की नदियों से क्या लाभ होता है, या फिर इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो तमाम सारी चीज़ें हैं, उद्योग धंधे हैं, जिसे मैं बताना चाहूँ अगर आपको। उत्तर प्रदेश में कई प्रकार के, जैसे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ज़िले हैं। आगरा में जूता, लोहा और पेठा, दाल मोट, कालीन, खेलकूद का सामान, ये सब जो है इसका उत्पादन होता, तो अर्थव्यवस्था में उसकी ये आती है। अलीगढ़ में हल्की मशीनरी और ताला उद्योग है। वहीं एटा की बात करें तो वस्त्र, पीतल और केंच, मूंगा, पल्स, लोहा, घुंघरू, ये सब है। फिरोजाबाद में देखेंगे तो कांच एवं पाटरी है। मैनपुरी में इंजीनियरिंग सामान बिकता है। मथुरा में साड़ी छपाई, पीतल का सामान, दूध, पाउडर, ज्वेलरी, सूती और वो एक प्रकार से जो रेशमी वस्त्र हैं उनका उत्पादन किया जाता है, कृत्रिम रेशा बनाया जाता है। आजमगढ़ की बात करें तो चीनी, खाद्य तेल, बर्फ़, रेशमी साड़ियाँ, काली मिट्टी के बर्तन, और उसके बाद में धान मिल सामान, इंजीनियरिंग सामान। इलाहाबाद में चावल एवं दाल मिल, इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते हैं। फतेहपुर में इस्पात, धागा, चमड़ा इत्यादि मिलते हैं। वहीं प्रतापगढ़ में आंवला, और उसके आगे आप बताएं देखने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट सुन लीजिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखेंगे इसको। बदायूं में कृषि चमड़ा, आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वालों ऐसे प्रश्न पूछेगा कि बदायूं में निम्न में से किस जो है चीज़ का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, तो आप कृषि चमड़ा और खांड सारी, मेथा तेल, हैंडलूम जिसको हस्तकला कहते हैं हम, हथकरघा कहते हैं, खराद का सामान। बरेली में फर्नीचर, मंझा, जरी, सुरमा, बरेली का सुरमा प्रसिद्ध है, तो बरेली का सुरमा ये पूछा भी गया है प्रश्न, एक बार 2017 में साथ पूछा गया था। पीलीभीत में फ्लूट और बस्ती में चीनी। बहराइच में दाल एवं धान मिल, आटा मिल भी है। बलरामपुर में चीनी, लकड़ी और हैंडलूम। गोंडा में अपने जो है चीनी है मुख्य उत्पादन। फैजाबाद में चीनी, कागज़, उर्वरक, ठंडा पेय, लिम्का फैक्ट्री है वहीं पर बगल में। तो कहीं ना कहीं पे ये सारे मुद्दे हैं। कुशीनगर में भी बात करें तो चावल, चीनी, फर्नीचर। गोरखपुर में चीनी, हैंडलूम, टेराकोटा। सुल्तानपुर में आप देखेंगे तो जो है गैस रिफिलिंग संयंत्र है। कानपुर नगर में चमड़ा, कालीन, सूती वस्त्र, मशीनरी, होजरी वस्त्र, जेवरात। कानपुर देहात में साबुन, पेंट, वनस्पति घी, चमड़ा, मशीनरी, ये सब बनाया जाता है। वहीं अगर बात करें रामपुर तो चीनी, शराब, उर्वरक, कागज़, ये सब है। सहारनपुर में लकड़ी, कलाकृतियाँ, कागज़ वगैरह बनाए जाते हैं। वाराणसी में बनारसी साड़ी जो फेमस है, कालीन और हैंडीक्राफ्ट भी है। हाथरस में होजरी। संत कबीर नगर में चीनी, हैंडलूम। श्रावस्ती में हैंडीक्राफ्ट है। मिर्ज़ापुर में खनन, कालीन, पीतल के बर्तन। मिर्ज़ापुर में कौन नहीं जानता कालीन का उत्पादन होता है, मिर्ज़ापुर में भी देखें कालीन भैया, कालीन भैया। तो मिर्ज़ापुर में कालीन जो है फेमस है और पीतल के बर्तन फेमस हैं। ओके, लखनऊ में चिकन एक प्रकार से फेमस है। चिकन वस्त्र एक प्रकार से वस्त्रों पर छपाई की जाती है, उसी को चिकन कहा जाता है। वो है वायुयान, मशीनरी, शराब, रासायनिक पदार्थ, फर्नीचर। उन्नाव में चमड़ा, चावल मिल। गाजियाबाद में सॉफ्टवेयर, लोहा, आयुर्वेद, ये सब है। ठीक है, और बिजनौर में मशीनरी, हैंडीक्राफ्ट इत्यादि चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये सब उत्तर प्रदेश की चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है, इस पर लगभग 2 से 3 लेक्चर बनेंगे और इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। ओके, ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जाम में यही टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स को हमने थोड़ा बहुत एक प्रकार से पूरे के पूरे पेपर का सिनेरियो एक ही वीडियो के अंतर्गत समझा, जाना और परखा, तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई मेरे प्यारे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो को शेयर करिए सभी लोगों के पास, ताकि बीए से जो संबंध रखते हो सभी छात्र छात्राएं वह इस वीडियो को देखने के बाद में लाभान्वित हो सकेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।